हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे अभिव्यक्ति और माध्यम, जो आपकी बुक है वहां से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न अलग अलग चैप्टर्स के। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की मुख्य समस्या का सामना करना पड़ता है। नाट्य रूपांतरण क्या होता है बेटा, कि जब किसी स्टोरी को, किसी कहानी को जब हम नाटक के रूप में दोबारा लिखते हैं, या अगर कोई कहानी है और हम उसे स्टेज पर मंचित करना चाहते हैं, रंगमंच पर उसे खेलना चाहते हैं, तो उसको स्टेज के हिसाब से, रंगमंच के हिसाब से उसका जो रूप है वो किस प्रकार परिवर्तित जब हम करते हैं तो किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। क्योंकि कहानी में तो जो भी कहना होता है वो लिख दिया जाता है, ठीक है, लेकिन जब उसको दिखाना होता है, जब उसका नाट्य रूपांतरण करना होता है, तो किस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आती हैं। तो पहला है बेटा, पात्रों के बंधुओं को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या आती है। यानी कि जो पात्र परफॉर्म कर रहे हैं उनको उनके अभिनय के अनुरूप बनाने की समस्या आती है। जो वो करने जा रहे, जो कैरेक्टर वो अदा करने जा रहे हैं उनको वैसा बनाना। दूसरा, सबसे प्रमुख समस्या कहानी के पात्रों के मनोभावों को कहानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रसंगों अथवा मानसिक द्वंद्व के नाटकीय प्रस्तुति में आती है। इसमें सबसे ज्यादा समस्या है कि ये जो कहानी के पात्र हैं और उनकी जो मनोभाव है, मनोभाव क्या होते हैं, जब हम विचारों को, कुछ विचारों को अपने मन में सोचते हैं, तो एक तो आप बोल के एक बात कह देते हो, लेकिन अब क्या है, हम क्या करते हैं कि जो भाव हमारे मन में चलते हैं उन्हें हम मनोभाव कहते हैं। तो उनको किस प्रकार दिखाया जाए, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या आती है, ठीक है। तीसरा है, सामानों को नाटकीय रूप प्रदान करने में समस्या आती है। संगीत, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था करने में समस्या आती है। कथानक को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या आती है, ठीक है। यानी कि जो कहानी है उसको इस प्रकार लिखना पड़ता है कि उसको रंगमंच पर प्रदर्शित कर दिया जाए। अदरवाइज कहानी लिखना अलग बात है और उस कहानी को रंगमंच पे लेके आना वो दूसरी बात रह जाती है। तो सबसे पहले जो एक कहानीकार ने पात्रों के बारे में कुछ सोचकर जो लिखा हुआ कि ये पात्र ऐसा है, उसको उसी के अनुरूप बनाने में दिक्कत आती है। जो पात्रों के मनोभाव हैं उनको स्टेज पर लेके आने की, उनको लोगों तक रजिस्टर्ड करने में दिक्कत आती है। और जो उसके अकॉर्डिंग पूरा सामान भी इकट्ठा करना पड़ता है। अगर आप कुछ कहानी है, आप अगर मान लो मुगलों के समय की कहानी है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी जो प्रॉपर्टीज इकट्ठी करनी पड़ेंगी। अब ये तो है नहीं वहां पे कोई गॉगल्स लगा के खड़ा हो जाएगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है ना, वहां पे आप क्लॉक वहां पे कोई लगा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये दिक्कत आती है जब एक कहानी को हम उनका नाट्य रूपांतरण करते हैं। 12वां प्रश्न है आपका, कहानी और नाटक में क्या अंतर होता है, स्पष्ट कीजिए। अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि कहानी हम लिख देते हैं और फिर नाटक क्या होता है कि उसको जब हम प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें अंतर क्या है बेटा, कहानी और नाटक दोनों गद्य की विधाएं हैं। इनमें जहां कुछ समानताएं हैं तो कुछ असमानताएं भी हैं। तो अब क्या है, तो देखिए, कहानी और नाटक, एक्चुअली कहानी में तो कहानी होती है और नाटक की भी एक कहानी होती है, और दोनों क्या है, गद्य विधाएं हैं। तो इनमें समानताएं भी है, कुछ मतलब जो है विषमताएं भी हैं, असमानताएं भी हैं। तो कहानी क्या है, सबसे पहले जब आपको ये पता होगा कि कहानी क्या है और नाटक क्या है, तो आप सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। कहानी क्या है, कहानियां ऐसी गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी अंग विशेष का मनोरंजन पूर्ण चित्रण किया जाता है, ठीक है। यानी पूरा उसमें किसी के पूरे जीवन की कहानी नहीं होती, बल्कि जीवन का कोई एक अंश उठा लिया जाता है जिसको पूरा मनोरंजन पूर्ण बना दिया जाता है, ताकि जो पाठक है वो बोरियत महसूस ना करे। कहानी का संबंध लेखक और पाठकों से होता है। कहानी का संबंध किससे है, या तो लेखक से है या फिर जो उसको पढ़ने वाले कहानी को उससे है। कहानी कही या पढ़ी जाती है, ठीक है। यानी कहानी को आप कह भी सकते हो और किसी कहानी को आप पढ़ भी सकते हो। कहानी को आरंभ, मध्य और अंत के आधार पर बांटा जाता है। यानी जब कहानी है उसकी शुरुआत होती है, फिर कहानी का बीच का हिस्सा आता है और एंड में अंत जो है
अंत को प्राप्त होती है कहानी। कहानी में मंच सज्जा संगीत तथा प्रकाश का महत्व नहीं होता। अगर अब उसमें अब कहानी हम पढ़ रहे हैं तो वहां से म्यूजिक कहाँ बजेगा, हम सिर्फ उसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, हाँ लिख जरूर कुछ लिख देते हैं मतलब डायरेक्शन के लिए कि चलो आगे अगर कहानी में कुछ कईयों की जो लेखक हैं बड़े इससे इंटरेस्टेड होते हैं, वो रंगमंच के लिए भी वो कहीं ना कहीं उत्साहित होते हैं, तो वो जरूर कई बार डायरेक्शन साथ साथ दे देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। कहानीकार बिना कोई मंच सज्जा या संगीत दिए बिना भी वो कहानी लिख सकता है, और वो कहानी अगर किसी को अच्छी लगती है तो कोई नाटककार उस कहानी को नाटक के अकॉर्डिंग फिर उसमें म्यूजिक जो है, संगीत जो है, मंच सज्जा यानी कि जहां पर वो नाटक किया जाना है उसके आसपास क्या सामान चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज वहां पे चाहिए, तो ये एक डायरेक्टर की अपनी सोच पर निर्भर करता है। अब नाटक क्या है? नाटक एक ऐसी गतिविधि है जिसका मंच पर अभिनय किया जाता है। कहानी को मैंने कहा था ये पढ़ी जाती है या सुनी जाती है, सुनाई जाती है, लेकिन जो नाटक है ये गतिविधि तो है लेकिन इसका मंचन किया जाता है। नाटक का संबंध किस किस से होता है? मैंने कहा था कहानी का संबंध किससे होता है? या तो कहानीकार से होता है या फिर पाठक से होता है, लेकिन नाटक का संबंध निर्देशक से होता है, दर्शक से होता है, श्रोताओं से होता है। नाटक का मंच पर अभिनय किया जाता है। नाटक को दृश्यों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जैसे एक दृश्य दिखाया, फिर वहां से वो सेटअप उठाया। मान लीजिए एक सीन जो है वो स्कूल का है, दूसरा सीन मतलब एक क्लासरूम का सीन लगा लीजिए, वो हो गया। उसके बाद उसको हटाइए, सारा सेट उठाया जाता है। फिर एक प्रिंसिपल के ऑफिस का जो सीन है वो सेट किया जाता है, और तीसरा फिर दिखाया जाता है कि उस बच्चे का घर है जिसकी क्लास थी, जिसको प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाएगा, फिर घर का सीन आता है। तो इस प्रकार वो एक नाटक जो है, इस प्रकार अगर हम सोचें तो वो 3 दृश्यों में विभाजित हो सकता है। नाटक में मंच सज्जा, संगीत और प्रकाश व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। बिल्कुल, क्योंकि बेटा बिना म्यूजिक के जो नाटक है वो बेजान लगता है। और प्रकाश क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग, माहौल के अकॉर्डिंग, मूड के अकॉर्डिंग लाइटिंग की जाए। ठीक है, यानी अगर द्वंद है तो वहां पर बिजली कड़का सकते हैं कि, और अगर कहीं से लड़ाई हो रही है या कोई दुखद कोई सीन है तो वहां पर अलाप दिया जा सकता है, क्योंकि अलाप अगर आप अकेले भी सुन लो तो रोना आ जाता है। तो जब इस प्रकार के संगीत दे दिया जाता है तो वो किसी सीन में और जान डाल देता है। यानी कि जो डायरेक्टर चाहता है कि लोग रोएं तो लोग रोते हैं, अगर हंसने वाला सीन है उसमें भी म्यूजिक डाल दिया जाता है, फनी म्यूजिक, तो लोग और हंसते हैं और मजा आता है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है बेटा। 13वां क्वेश्चन है, रेडियो नाटक की कहानियों में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? अभी देखिए, अभी तक हमने बात की थी एक रंगमंच वाले नाटक की, अब बात कर रहे हैं कि रेडियो नाटक की, यानी कि नाटक तो हो रहा है लेकिन जो पात्र है हमारी आंखों के सामने नहीं है, तो यहाँ जो चैलेंज है वो और भी बड़ा हो जाता है। तो अब देखिए, रेडियो नाटक में कहानी संवादों तथा ध्वनि प्रभावों पर ही आधारित होती है। कैसे आधारित? अब वहां पे प्रकाश तो डाल नहीं सकते, अब रेडियो पे कहाँ प्रकाश डालेंगे, हमें क्या सुनेगा प्रकाश अगर होता है भी तो, क्योंकि वो तो दृश्य उसमें कारगर होगा। तो सिर्फ ध्वनियां जो हैं, जो डायलॉग्स हैं, सिर्फ वो ही किसी कहानी को प्रभावित बनाते हैं, क्योंकि डायलॉग भी हम सुन सकते हैं और जो ध्वनियां आ रही हैं वो भी सुन सकते हैं। इसमें कहानी का चयन करते समय अनेक बातों का ध्यान रखना होता है, जो इस प्रकार है। कहानी एक घटना प्रधान ना हो, मतलब एक घटना प्रधान ना हो। रेडियो नाटक की कहानी केवल एक ही घटना पर आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानियां श्रोताओं को थोड़ी देर में ही उबाऊ बना देती हैं, जिसे कुछ देर पश्चात सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए रेडियो नाटक की कहानियों में अनेक घटनाएं होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी वैरायटी होनी चाहिए। दूसरा, समय सीमा। सामान्य रूप से रेडियो नाटक की जो अवधि है वो 15 से 30 मिनट की, यानी 15 मिनट से 30 मिनट तक की होती है, हो सकती है। रेडियो नाटक की अवधि इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो नाटक को सुनने के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 सेकंड तक की होती है। इससे ज्यादा हम किसी चीज को सिर्फ सुनने के लिए फोकस नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ इतना ही होना चाहिए। रेडियो धर्मी एक ऐसा माध्यम है जिसे मनुष्य अपने घर में अपनी इच्छा अनुसार सुनता है, इसलिए रेडियो नाटक की अवधि की समय सीमा होनी चाहिए कि भाई वो कब कम से कम समय में वो अपनी पूरी बात कह जाए। आगे है बेटा पात्रों की सीमित संख्या, कि अगर आप रेडियो पे कोई नाटक दिखा रहे हो तो ये नहीं, अगर 25 कैरेक्टर उसमें आ गए ना तो आवाज पहचाननी ही ऑडियंस के लिए मुश्किल हो जाएगी। जो श्रोताएं हैं उनके श्रोताओं के लिए अलग अलग जो आवाजें हैं उनको डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा। अगर कुछ अलग अलग आवाजें होंगी और गिनी चुनी होंगी तो बहुत आसानी रह जाएगी। तो इसमें पात्रों की संख्या सिर्फ 5 से 6 तक, 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि इससे श्रोता केवल ध्वनि के सहारे ही पात्रों को याद रख सकता है। यदि रेडियो नाटक में अधिक पात्र होंगे तो श्रोता उन्हें याद ही नहीं रख सकेंगे। इसलिए रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित ही होनी चाहिए। आगे कि रेडियो नाटक की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए कि रेडियो नाटक में क्या क्या खास बात होनी चाहिए। तो रेडियो नाटक में ध्वनि, प्रभाव और संवादों का विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो देखिए रेडियो नाटक में पात्रों से संबंधित सभी जानकारियां संवादों के माध्यम से मिलती हैं। सिंपल सी बात है, कैसे पता चलता है कि रेडियो नाटक में पात्रों से संबंधित जो जानकारियां हैं हमें केवल डायलॉग से पता चलता है कि अरे श्याम तुम आ गई, रेखा अब तुम कहां से आई हो, अब तुम कहां जा रही हो। तो ये जो डायलॉग है हमें यही बताते हैं कि कौन आया कौन गया, अदरवाइज कैसे पता चलेगा। पात्रों की जो चारित्रिक विशेषताएं संवादों के द्वारा ही उजागर होती हैं। नाटक का पूरा कथानक संवादों पर ही आधारित होता है। इसमें ध्वनि, प्रभावों और संवादों के माध्यम से ही कथा को श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। संवादों के माध्यम से ही रेडियो नाटक का उद्देश्य स्पष्ट होता है। संवादों के द्वारा ही श्रोताओं को संदेश दिया जाता है, यानी कि डायलॉग्स, इसमें सबसे ज्यादा डायलॉग्स ही इंपॉर्टेंट है। डायलॉग्स बोले जाते हैं और जो पात्र डायलॉग्स को बोलते हैं तो हमें कहानी क्लियर हो जाती है। दृश्य श्रव्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य माध्यम की क्या सीमाएं हैं। देखिए एक चीज हम देखते हैं, हम आराम से रिलैक्स होकर देखते हैं, हमें अपने दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि अब कौन बोला, अब कौन सा पात्र बोला। ठीक है, तो देखिए दृश्य माध्यमों की तुलना में श्रव्य की एक अपनी, श्रव्य मतलब सुनने की, जो हम देखते हैं, देखने की अपेक्षा सुनने की क्या सीमाएं हैं। तो पहला तो यह कि दृश्य श्रव्य माध्यम से हम नाटक को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दृश्य को तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और पात्रों के संवादों को सुन भी सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम से हम केवल सुन सकते हैं और उन्हें देख नहीं सकते। तो हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि कौन सा पात्र बोल रहा है। दूसरी बात, दृश्य श्रव्य माध्यमों में हम पात्रों के हाव भाव देखकर उनकी दशा का अनुमान लगा सकते हैं। देखिए जो दृश्य श्रव्य है तो उससे हमें कैसे पता चलेगा, उससे हम अगर कोई किसी ने सैड फेस बना रखा है तो हमें लगता है कि भाई ये दुखी है, लेकिन वही अब हम रेडियो में चेहरा तो नहीं देख पाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये बंदा दुखी है या सुखी है। अब मान लो अब स्टेज पे देख रहे हैं कोई एक जो लड़की है चहचाती हुई स्टेज पे आती है, डांस कर रही है, तो हमें पता चल जाता है कि कोई खुशी की खबर है, कुछ मजे वाली बात है, ये लड़की खुश है। उसको रेडियो में कैसे हम उसको जज कर पाएंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, और दूसरा है कि दृश्य श्रवों में किसी भी दृश्य तथा वातावरण को देखकर उसका आनंद उठा सकते हैं, किंतु श्रव्य माध्यम से प्रत्येक स्थिति का केवल ध्वनियों के माध्यम से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यम की तुलना में श्रव्य माध्यम में वातावरण की सृष्टि पात्रों के संवादों से की जाती है। समय की सूचना तथा पात्रों के चरित्र का उद्घाटन भी संवादों के माध्यम से ही होता है। श्रव्य माध्यम की जो सीमाओं को ध्वनि माध्यम से ही पूरा किया जाता है। ठीक है, तो सारा कुछ सिर्फ डायलॉग्स पे ही डिपेंड करता है। आगे है बेटा, बस एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगी। नए अथवा अप्रत्याशित विषयों पर लेखन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। जिन विषय पर लिखना है लेखक को उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। विषय पर लिखने से पहले लेखक को अपने मस्तिष्क में उसकी एक उचित रूपरेखा बना लेनी चाहिए। विषय से जुड़े तथ्यों से उचित तालमेल होना चाहिए। विषय विचार से सुसंबद्ध तथा संगत होने चाहिए। अप्रत्याशित विषयों में लेखन में मैं शैली का प्रयोग करना चाहिए। अप्रत्याशित विषयों पर लिखते समय लेख को विषय से हटकर अपनी विद्वता को प्रकट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब एक बस लास्ट प्रश्न है बेटा, बिल्कुल लास्ट प्रश्न, 17वां क्वेश्चन, और ये है कि फीचर क्या है या कैसे लिखा जाता है, विस्तार से समझाएं। तो देखिए यह एक ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है, उसे फीचर कहते हैं। यानी कि ये एक व्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है जिसमें सूचनाएं भी रहती हैं और मनोरंजन का भी ध्यान रखा जाता है, इसे फीचर कहते हैं। ठीक है, जिसमें मनोरंजन भी हो और जानकारी भी हो। फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है। बेटा ये खबर से एकदम उल्टा होता है, ये कथात्मक शैली में लिखा जाता है। ये सीधा पिरामिड होता है, उल्टा पिरामिड नहीं होता। इसमें भाषा सरल, आकर्षक, रूपात्मक, मनमोहक होती है। इसमें लेखक अपने विचार, भावना तथा दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकता है। फीचर में समाचारों की अपेक्षा कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फीचर हमें कभी भी तात्कालिक घटनाओं से परिचित नहीं करवाता।
फीचर का मुख्य लक्ष्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा उन्हें मनोरंजन करना ही होता है। तो ये है हमारी फीचर, जिसे हम कहते हैं इसे ना फीचर या फीचर फिल्म या फीचर। तो ये वही चीज है, कथात्मक शैली में है। इसमें कुछ जानकारियां दी जाती हैं और वो जानकारियां आकर्षक मनमोहक भाषा में दी जाती हैं ताकि हम हमारा इंटरेस्ट उसमें बन पाए। और इसमें बहुत ज्यादा विद्वानता नहीं थोपी जाती ताकि देखने वाला ऊब जाए। तो ये है फीचर जिसमें जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी हो। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इसे आप धीरे धीरे तसल्ली से आप पढ़ते रहिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको अच्छी भी लगेगी और पसंद भी आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।